नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है और लेकर चलेंगे आपको उस दौर में जहां राजेश खन्ना बहुत शुरुआती दिनों में थिएटर के बाद उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की और कामयाबी उन्हें नसीब नहीं हो रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइंड टैलेंट हंट जीतने के कारण कानूनन 12 फिल्में थीं। यानी कि जो कंपटीशन राजेश खन्ना ने जीता था लाखों लोगों को पछाड़ते हुए, उस प्राइज के हिसाब से उनके पास 12 फिल्में थीं। और राजेश खन्ना ने सोचा नहीं था कि उनकी पहली फिल्म रिलीज होने वाली फिल्म उनके साथ होगी जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन का हिस्सा भी नहीं थे। जिन निर्माताओं ने राजेश खन्ना को चुना था उनके पास राजेश खन्ना के लिए सही पटकथा नहीं थी और वो इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जीपी सिप्पी और नासिर हुसैन के आवश्यक चक्कर उन्होंने ज़रूर लगाए और वो दोनों निर्माता जो उनके लिए पटकथाएं लगभग तैयार कर चुके थे और उस मुकाम पर उसे अन्य निर्माताओं से मिलना भी नहीं था। जिस दिन राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के साथ अपना अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, कॉन्ट्रैक्ट पर, उनका संघर्ष औपचारिक रूप से कहें तो खत्म हुआ। यानी कि अब उनके पास फिल्में थी, उन्हें प्रोड्यूसर्स के चक्कर नहीं लगाने थे। और लेकिन राजेश खन्ना ऐसे निर्माता के साथ मुलाकात जो उस संगठन का हिस्सा नहीं थे, उसने आने वाली घटनाओं का रुख कुछ बदल दिया। चेतन आनंद यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के किसी भी निर्माता से बहुत अलग थे। उनकी पहली फिल्म नीचा नगर जो 1946 में कांस में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीत चुकी थी, थिएटर की मजबूत पृष्ठभूमि के कारण चेतन, जो एक तरह से कहें तो मेथड एक्टिंग में गहरा विश्वास रखते थे, हिंदी फिल्म उद्योग में बेमेल कहे जा सकते थे। वो ऐसे शख्स थे जिसने भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली गाइड जो 1965 में आई, उसका निर्देशन करने का विचार एक पल में त्याग दिया जब भारत सरकार ने उन्हें लद्दाख में साल 1964 में आई फिल्म हकीकत की शूटिंग करने की इजाजत दे दी। 1962 में भारत चीन सीमा पर युद्ध पर आधारित फिल्म हकीकत को कभी भी दोहराया जाना मुश्किल काम होगा और आनंद ये जानते थे। चुनौतियों को बढ़ाते हुए उनकी नई फिल्म हकीकत से या तो अब तक उन्होंने जो भी किया उससे बहुत अलग थी और कायदे से कहें तो चेतन आनंद जैसे निर्देशक के लिए मुख्य भूमिका के लिए अभिनेता ढूंढना कठिन नहीं होता, परंतु पटकथा एक 15 महीने के बच्चे के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। और एक तरीके से कहें तो जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं आखिरी खत की, उसमें जो हीरो है, उसमें जो नायक है वो राजेश खन्ना नहीं है। उसका हीरो वो 15 महीने का बच्चा है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती है। और हकीकत के निर्माण के वक्त उनका एक प्रबंधक धर्मवीर वर्मा राजेश खन्ना का एक तरीके से दोस्त था और जिस समय वो जीपी सिप्पी की फिल्म राज जो 1967 में आई का इंतजार कर रहे थे, उसने उन्हें अपने बॉस से मिलवाया। और धर्मवीर वर्मा जानते थे कि आनंद अभिनेता की खोज में थे, चेतन आनंद, और उसे विश्वास था कि थिएटर की पृष्ठभूमि की वजह से राजेश खन्ना बिल्कुल सही है और ये फिल्म उन्हें मिल जाएगी। थिएटर के लोगों को चेतन आनंद बहुत पसंद करते थे। चेतन आनंद कुछ अन्य नामों के विषय में भी सोच रहे थे, लेकिन 24 साल के राजेश खन्ना के अंदर आते ही, कमरे में दाखिल होते ही वो समझ गए कि उनकी तलाश खत्म हो गई। चेतन आनंद के बेटे केतन को याद है कि कैसे उनके पिता को सहज ही बोध हो गया कि इस युवक में कुछ तो खास बात है। और एक बहुत छोटी सी मुलाकात के बाद ही आखिरी खत जो 1966 में, उसके लिए राजेश खन्ना को साइन किया गया, जो अंततः भविष्य के सुपरस्टार की रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनने वाली थी। आखिरी खत की कहानी शहर से एक संगतराश गोविंद यानी राजेश खन्ना छुट्टियों में गांव की एक लड़की लाजो, जिसके किरदार में इंद्राणी मुखर्जी हैं, उससे प्यार करने लगता है और शहर वापस आने पर उसे छोड़ देता है।
पहले बनी कुछ फिल्मों से ज़्यादा भिन्न नहीं थी ये फिल्म, लेकिन चेतन आनंद की पटकथा और कहानी ने आखिरी खत को सबसे अलग कर दिया। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस वक्त उस जोड़े के छोटे से बेटे के लाजो की मृत्यु के बाद अकेले बंबई में भटकने के आसपास घूमता है। मां मर गई है और वो 15 महीने का बच्चा बंबई में भटक रहा है। राजेश खन्ना ने परेशान पिता की भूमिका बड़ी ही नफासत से निभाई और अपने अभिनय को सूक्ष्म स्तर पर रखा। एक ऐसी फिल्म जिसके एक बड़े हिस्से में वो एक बच्चे के मुकाबले गौड़ भूमिका निभाते हैं। राजेश खन्ना कहीं भी गैर जरूरी नजर नहीं आते, पटकथा उन्हें खास जगह नहीं देती और उन्हें केवल कथानक में अहम जगहों पर प्रतिक्रिया दिखाने तक सीमित रखती है। लेकिन राजेश खन्ना कहीं भी चूकते नहीं। कई सीन्स में राजेश खन्ना नेपथ्य में इंद्राणी मुखर्जी की आवाज पर ही अभिनय करते हैं और नायक को लिखी गई उनकी चिट्ठियों को पढ़ते हुए और वो सीन जिसमें शीर्षक है आखिरी खत, वो पढ़ा जाता है। लगभग 2 मिनट से भी ज्यादा चलता है, लेकिन राजेश खन्ना पूरे अभिनय में सही सुर को पकड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। चेतन आनंद को अपने अभिनेताओं के साथ काम करने का जो ढंग है वो अनोखा था। फिल्म निर्माता बनने से पहले वो दून स्कूल में अध्यापक रह चुके थे। चेतन आनंद चौथे दशक में इप्टा के साथ गहरे से जुड़े थे और वो पटकथा पढ़ने के लिए हुई बैठकों में अक्सर शिक्षक और अपने भीतर के थिएटर एक्टर को जोड़ लेते और अपने अभिनेताओं को अभिनय करते समय कुछ खास करने के लिए प्रेरित करते। शूटिंग से पहले और उस दौरान भी अभ्यास करने में दृढ़ विश्वास रखने वाले चेतन आनंद ने राजेश खन्ना को आखिरी खत के क्लाइमैक्स के लिए एक तरीके से मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के लिए और सोख लेने के लिए प्रेरित किया। क्लाइमैक्स में जो होता है वो कई भावों के माध्यम से हीरो के कैथारसिस, जो आश्चर्य से खुशी, हैरानी से हक्का बक्का होना और उसके बाद बेहद पीड़ा से शुद्ध, ये सब चेतन आनंद दिखाते। बहने वाले आंसुओं तक कई भावों को वो दर्शाते। किसी भी अभिनेता की कल्पना से ज्यादा कठिन था यह क्लाइमैक्स, क्योंकि यहां जज्बातों से भरी मूक फिल्म के 600 फीट के अलावा और कुछ था ही नहीं। राजेश खन्ना नए जरूर थे, लेकिन उन्होंने चेतन आनंद को विश्वास दिला दिया था कि वो थोड़ी सी मदद से सफलतापूर्वक काम करने में सक्षम थे। चेतन आनंद ने 3 दिन तक आधी आधी रात को फोन पर बातें करके राजेश खन्ना को जगाए रखा। कभी कभी वो अपने सहायकों से उन्हें जगाए रखने को कहते। और चेतन आनंद, जो अपने पिता की आखिरी खत की शूटिंग के समय कॉलेज में थे, वो एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताते हैं कि कैसे निर्माण में काम करने वालों को हिदायत थी कि राजेश खन्ना को एक हद से आगे न कुछ खाने को दिया जाए, न किसी से मिलने दिया जाए। मुझे अपने पिता को कर्मचारियों से कहना आज भी याद है कि उसे खाने मत दो, बाहर मत जाने दो। और जब 3 दिन बाद राजेश खन्ना सेट पर आए तो वो लगभग बेहोश ही होने वाले थे। केतन का कहना है कि आखिरी हिस्सा शूट करते समय उनके पिता ने राजेश खन्ना से बात की और काका ने जवाब में सिर्फ प्रतिक्रिया दिखाई और उसका नतीजा है बहुत बढ़िया अभिनय, जो सादा और संयत था, ओवर द टॉप बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाली अति नाटकीयता हिंदी फिल्मों के विपरीत। यानी कि उन्हें कम खाने को दिया, लोगों से काट के रखा, किसी से बात नहीं करने दी और जगाए रखा, जिससे कि जो एक्सप्रेशन है, जो हुलिया है, वो बिल्कुल नेचुरल लगे। राजेश खन्ना की अदाकारी के अलावा फिल्म में एक और विशेषता थी। खय्याम की बहुत लयमयी स्वर लहरी कैफी आजमी की कलम से निकली और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाई, जो राजेश खन्ना की संगीत परंपरा के बीज डालने वाली थी। यदि आंखें बंद करके मोहम्मद रफ़ी की और कुछ देर ठहर सुने तो आसानी से देवानंद के खास रोमानी गीत का गुमान आपको हो सकता है। अनजाने में यह गीत बहुत कुछ कर गया। हिंदी सिनेमा में पहली बार हीरो एक गीत में चाहत व्यक्त करने में बराबर का हिस्सेदार था। और पीछे मुड़कर देखें तो हैरानी नहीं कि राजेश खन्ना ने आगे चलकर अपनी महिला फैंस के दिलों पर तबाही ढाई। आखिरी खत छोटे बजट की, कम समय में बनाई गई फिल्म थी, जो उस साल के फूल और पत्थर, तीसरी मंजिल, मेरा साया जैसी
टिकट खिड़की के धमाकों के बीच खोकर रह गई। व्यावसायिक रूप से फिल्म नहीं चली और आलोचकों की प्रशंसा भी नहीं मिली। चेतन आनंद जैसे निर्देशक के लिए भी, जिनकी हकीकत फिल्म अभी तक दर्शकों के मन में ताज़ा थी, आखिरी खत कुछ ज़्यादा ही प्रयोगात्मक थी, जिसमें जय मिस्त्री का कैमरा किसी और चीज़ की तुलना में छोटे बच्चे के साथ साथ ज़्यादा चला। फिर भी आखिरी खत की जो एक तरीके से कहें तो सफलता पर राजेश खन्ना पर अधिक असर उस फिल्म का कहा जा सकता है। और इस तरीके से या इस लिहाज से, चूँकि जो फिल्म वास्तव में उनकी पहली रिलीज़ थी वो राज जो 1967 में जल्दी आने वाली थी और उन्हें एक होनहार अभिनेता के रूप में पेश करने वाली आखिरी खत के विपरीत, राज का उद्देश्य था दर्शकों के सामने फिल्म फेयर प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइंड टैलेंट हंट के विजेता को पेश करना और एक भावी स्टार को पेश करने के लिए बनाई गई। राज में राजेश खन्ना की दोहरी भूमिका थी, जिससे यह निश्चित था कि उन्हें एक फिल्म में फिल्मी हीरो से उम्मीद रखने वाले हर एक भाव को दिखाने का मौका मिलेगा। फिल्म CJ पावरी की कहानी पर आधारित थी और लेकिन चेतन आनंद की आखिरी खत एक अलग तरीके की फिल्म थी। एक बच्चे की कहानी थी जो 15 महीने का है, जिसके इर्द गिर्द कैमरा घूमता रहता है और नेचुरल एक्टिंग करता हुआ वो बच्चा, एक्टिंग क्या, जो चीज़ें घट रही थी वो सब कैप्चर किया गया। लेकिन राजेश खन्ना ने अपनी इस पहली फिल्म से ही बता दिया कि वो एक मंझे हुए एक्टर हैं, थिएटर के बीज हैं, जिसे आगे चलकर स्टार और फिर सुपरस्टार बनना था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।